प्रिय शिक्षक मित्रों, यह सत्र विशेष तौर पे शिक्षकों से संबोधित है। हो सकता है मेरी कुछ बातों से आप सहमत हो, असहमत हो, मुझे गलत कह सकते हैं, कुछ भी। पर ये मेरे मन की विचार है जो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। देखिए, शिक्षक दिवस आ रहा है, आ गया। अब शिक्षक दिवस पर हमें बहुत सी बधाइयाँ मिलती हैं और हम मतलब कई बार वशीभूत हो जाते हैं कि वाह क्या बात है, इतने बच्चों ने मुझे हैप्पी टीचर्स डे बोला और मैं टीचर्स डे के लिए ये बन गया। स्कूलों में एक विशेष फंक्शन, विशेष आयोजन किया जाता है टीचरों के लिए। लेकिन कभी हमें भी ये सोचना चाहिए एक बात के ऊपर कि जब भारतवर्ष आजाद हुआ था तो लगभग 12% की साक्षरता थी। आज लगभग 76-78% की साक्षरता है। मतलब हमने 6.5 गुना ज्यादा बच्चों को या युवाओं को या जो भी समाज कहिए को पढ़ा दिया। लेकिन क्या 6.5 गुना पढ़ने के बाद समाज में हम क्या पाते हैं? समाज बेहतर हुआ, बच्चों में कुछ बेहतरी आई, माता पिता बच्चों के संबंध सही हुए, कानून की अधिक पालन हुआ, प्रकृति के प्रति जागरूकता आई, हमारे भी क्या क्या ऐसे सकारात्मक सुझाव आए हैं या सकारात्मक बदलाव आए हैं और क्या क्या नकारात्मक है। एक समय ये आता है अपने आप से पूछने का। ठीक है, हमें लोग हैप्पी टीचर्स डे बोल देते हैं, तो इसको समझना हमें चाहिए कि हमारे मन में क्या चलना चाहिए। आइए, हम शिक्षक दिवस पर तो बन गए जी शिक्षक, हैप्पी टीचर्स डे वाले। जब गुरु पूर्णिमा आया तो हम बन गए जी गुरु। अब प्रश्न है, क्या गुरु और शिक्षक एक ही होता है? इस पर विचार करने का प्रश्न है। और अभी तो गुरु और शिक्षक से हम हटे भी नहीं कि एक और शब्द हमारे पास आ गया, अध्यापक। तो अध्यापक हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं। हमने जब गुरु पूर्णिमा हुई तो गुरु बनकर अपने स्वाभिमान को ऊपर ले गए और जब शिक्षक दिवस हुआ तो शिक्षक बन के ऊपर ले गए। अंग्रेजी में तो मान लिया आपके पास टीचर्स एक शब्द है, या ज्यादा होगा मेंटर हो जाएगा, गाइड हो जाएगा। लेकिन भारतीय परिवेश में, भारत में हमारे पास बहुत से शब्द हैं और इन सबको पर्यायवाची मत समझिए, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए, जो दर्शन शास्त्र है भाषा का, माने भाषा शास्त्र, भाषा के दर्शन में ये पता लगता है कि कोई भी भाषा में कोई भी दो शब्द पूर्णतया पर्यायवाची अथवा सिनोनिम नहीं होते, लगभग लगभग होती है और उनकी यूजेज के लिहाज से, उनकी उपयोग के लिहाज से उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम कम से कम समझें कि शिक्षक, गुरु, अध्यापक, इसके साथ एक और शब्द हमारे पास आया, आचार्य। तो ये 4 शब्द हमारे पास हैं। शिक्षक वो है जो शिक्षा देता है। अब शिक्षा क्या देता है? हमने दुर्भाग्य से अपनी किताबी अथवा पुस्तकीय शिक्षा को ही शिक्षा का अर्थ समझ लिया है। जो बच्चा मेरी पढ़ाई में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स जो भी है उसमें नंबर लाता है, मैं उसके लिए अच्छा शिक्षक हो गया। तो मैं उसको शिक्षा दे रहा हूं, परंतु किसकी? मात्र पुस्तकीय ज्ञान की। और अब हम ये समझ चुके हैं, आप भी पढ़ के इस स्तर पे आ चुके हैं कि पुस्तकीय ज्ञान का जीवन में धनोपार्जन के अलावा क्या इस्तेमाल है। पुस्तकीय जीवन आवश्यक है। और जिन जिन लोग, आप लोगों में से जो जो लोग जो कुछ भी पढ़कर आए हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप ये समझिए पिछले 12-15 वर्षों में आपने जो पढ़ाई शुरू के दिनों में की और जो अपने प्रोफेशनल या अपने काम में जो सीखा, उन दोनों के सीखने में कितना समन्वय था। आपको लगेगा कि लगभग अगर 180 डिग्री नहीं तो कम से कम 150 डिग्री का अंतर तो है ही है। तो शिक्षक वो था जो शिक्षा देता था। गुरु उसको कहते हैं, गुरु, गुरु मतलब ये अंधकार से दूर करे। अब अंधकार क्या? क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अंधकार है? इस बात को भी समझने की बात है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो जो भी हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको पढ़ाना बच्चे को अंधकार से हमने मुक्त कर दिया। कौन सा अंधकार था जिससे हमें मुक्त करना था उसको? फिर हमारे पास शब्द है अध्यापक। अध्याय और अधिक स्तर पे आ गया क्योंकि वो अध्याय पढ़ाता है। और ये अध्याय कौन बताता है? ये अध्याय हमारा प्रशासन बताता है।
आप ध्यान दीजिए, एक समय था, अगर आपको गुरुवर द्रोणाचार्य की घटना का ध्यान हो, तो उन्होंने अर्जुन के साथ साथ सब पांडवों को, सब कौरवों को पूछा था, तुम्हें चिड़िया की आंख के अलावा और क्या क्या दिखाई देता है। जब सबको पता लगा साथ में कुछ और चीज बताते हैं, केवल अर्जुन ने कहा मुझे केवल चिड़िए की आंख पता है, तो गुरुवर ने कहा अच्छा, अब आप धनुष बाण का उपयोग कर लीजिए। और उसके बाद उन्होंने उसको धनुर्विद्या में पारंगत किया। इसको दूसरे शब्दों में समझिए, इसका मतलब उस उम्र में गुरु के पास ये आवश्यकता थी कि वो बच्चे में क्या स्किल है, उस स्किल को समझे और उसको निखारने में मदद करे। अब देखिए, भीम बहुत अधिक खाता था, तो भीम को उन्होंने मल्ल युद्ध के लिए तैयार कर दिया, गदा युद्ध के लिए जिसमें आवश्यकता होती थी ताकत की। हर व्यक्ति को जिस प्रकार की उसमें कौशलता थी, वही देखकर उसको सिखाया गया। लेकिन आज हमारे पास क्या है? मतलब उस समय को देखिए कि गुरु के पास अधिकार था मुझे पढ़ाना क्या है, एक मिनिमम सिलेबस तो पढ़ाया, उसके अलावा किसमें उसे पारंगत करना है। आज बच्चे को कहाँ पारंगत करना है, किसमें पढ़ाना है, ये कौन बताता है? ये प्रशासन बताता है, सिलेबस भी वही बताता है। मान लीजिए 12वीं कक्षा के अंदर मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे केमिस्ट्री से प्रेम नहीं है, तो मैं आज भारत में नहीं पढ़ सकता हूँ, जबकि विदेशों में ऐसा है। तो ज्ञान की कीमत हमारे देश में कम हो गई है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ोगे तो तुम्हें बीएससी में एडमिशन मिलेगा, या बीटेक में मिलेगा, या मेडिकल में मिलेगा, तो तुम पढ़ोगे। मतलब एक ज्ञान के लिए हमारी पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स में पढ़ने के लिए। और वहां भी हमारे बच्चे कहाँ आ पाते हैं? तो समझे हम, गुरु के रूप में हमने क्या किया? अध्याय पढ़ाया, गुरु के रूप में अंधकार दूर करना था। आचार्य किसे कहते हैं? आचार्य उसे कहते हैं जो अपने आचरण से विद्यार्थियों को शिक्षा दे। अब ये आचरण से आचार्य बना है कि आचरण हमारा कितना है। कभी अपने अंदर झांक के देखें, जो हम बच्चों को ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को छोड़ करके जितनी शिक्षा दे रहे हैं, तुम सच बोला करो, मतलब मित्रों से प्रेम करो, जो भी उनको सोसाइटी की बात करते हैं, अव्वल तो हम बात ही नहीं करते। मेरा ये मानना था कि आपके पास जो बच्चा 17-18 साल का निकलने वाला है, भारत सरकार उसको ये मौका देती है कि वो भारत सरकार में अपना नुमाइंदा चुन सके, मतदान कर सके। इसका मतलब देश के लिए क्या बेहतर है उसको पता होना चाहिए। लेकिन कल्पना करो, 17-18 साल का बच्चा 11वीं 12वीं करके निकलता है, हमने उसको देश के बारे में क्या, समाज के बारे में क्या, परिवार के बारे में क्या, हमने उससे क्या बात की है? उसको चर्चा में मौका ही नहीं दिया। अगर बच्चा अपनी कक्षा में, मैथ्स की कक्षा में कोई दूसरा प्रश्न पूछ ले, तो हम कहते हैं ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बदतमीज, बात मत करो, पढ़ाई में ध्यान दो, तुम्हारे नंबर कम है। इसके अतिरिक्त हमने सीखा क्या? कभी अपने अंदर झांक के देखिए। हमारे पास ये तो रहे आम बातों की भाषा में। वेद क्या कहता है? हमारे वेदों में दो शब्द आते हैं, एक है वाचस्पति, दूसरा वसोष्पति। वाचस्पति उसको कहते हैं जो वाचन करता है, बोलता है, मतलब जो थ्योरेटिकल नॉलेज देता है। और वसोष्पति उसे कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। वेद के शिक्षण के संस्कारों में इन दोनों का पूरा पूरा बराबर का वैल्यू है, अधिकार है। मतलब आप जो पढ़ाएं उसका प्रैक्टिकल भी कराएं, इतना हमारी शिक्षा के ऊपर जोर था। और आज क्या हो गया? हम किस हाल में चले गए हैं, इसको आप समझने की जरूरत है। हम अपने अपने अंदर झांके, हम शिक्षक हैं, गुरु हैं, अध्यापक हैं कि आचार्य हैं, या इसके अतिरिक्त सिर्फ वेतन भोगी व्यक्ति बनकर रह गए कि जी मैं पढ़ाता हूं, मेरा काम है, मुझे उससे पैसे मिलते हैं। इससे ऊपर हमारी सोच ही नहीं है। देश का, समाज का जो बर्डन हमारे ऊपर है, जिस रूप में हमें समाज बनाना है, वो हमारे ऊपर काम था। और हमने इसको कितना छोटा अपने आप को बना दिया, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो में जाड़ के। देखिए, बड़ा काम जो करता है ना, वो छोटे काम को थोड़ा पीछे रोक के मेन बड़ा काम करता है। हमारा शिक्षा का मेन उद्देश्य था उसको एक जीवन जीना सिखाएं, जीवन को क्या जीना है। मेरी व्यक्तिगत धारणा में किसी भी शिक्षा की दो प्राथमिक चीजें होनी चाहिए। पहला, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो शिक्षा लेता है, उसके बाद वो अपनी भौतिक आवश्यकताओं को बिना किसी दूसरे से प्रभावित हुए निर्धारण कर सके। मैंने फिर कहा, बिना दूसरे से प्रभावित हुए। मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए, इतना बड़ा मकान चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, इतना पैसा चाहिए, बिल्कुल ठीक है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे दूसरे को देखकर, क्योंकि उसकी गाड़ी ये, मुझे ये गाड़ी ये चाहिए, ये हम बच्चे को आज तक नहीं सिखा पाए। उसका कपड़ा ये, मेरा कपड़ा यहाँ है, पूरा इंटेलिजेंसिया बर्बाद हो गया। भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी है?
भला उसकी कमीज मेरी कपड़े से सफेद कैसा है? इस पे पूरी बौद्धिक क्षमता यहाँ चली गई है। कल्पना करें यार, कहां पहुंच गए, किस जगह पहुंच गए। तो हमारा बच्चा पहली बात अपने लिए निर्धारण कर सके मुझे ये करना है, और उसके लिए जो उपयुक्त स्किल है, जो कौशल है, उसे वो मिले। हम कई बार रोना रोते हैं, कंपटीशन बहुत है, बच्चा हमारा नहीं जाएगा तो क्या होगा। अरे कंपटीशन तो बाद में, पहले आपने बच्चे के लिए क्यों निर्धारण कर दिया? आप कभी देखिए, पिद्दी पिद्दी से देश है, सिंगापुर हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, वहां के लोग कितने आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर अधिक जनसंख्या की बात ही करें तो चीन को कर लीजिए। चीन देखिए कितने मेडल लेकर आता है, क्योंकि वहां पर स्पोर्ट्स की उतनी वैल्यू है। क्रिकेट की टीम आज तक नहीं बनी, जो समय बर्बादी का खेल है। मैं नहीं कहता नहीं खेलना चाहिए, खेलिए आप, रिक्रिएशन के लिए खेलिए, लेकिन खेल को खेल समझकर खेलिए। आप खेल के ऊपर सट्टा लगाना सीख जाते हैं हमारे लोग। चीन में देखिए, खेल के ऊपर जो बच्चा जाता है उसको पहले तैयार कर दिया था, वो इतने मेडल लेकर आता है, चाहे ओलंपिक हो कुछ भी हो। कैसे लेकर आता है? उनकी शिक्षा में वो बेहतरी है। समझिए थोड़ा, हमें खुद करना पड़ेगा। प्रशासन से आप कुछ उम्मीद मत कीजिएगा, बिल्कुल कड़े और नंगे शब्दों में कह सकता हूं, प्रशासन से कोई उम्मीद मत कीजिए। इस काम को समाज ने ही सुधारना है, और समाज पर इसकी जिम्मेदारी है। आपने आज तक जिम्मेदारी को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पैसा कमाने तक सीमित रखा, तो समाज क्या हो गया आप उसको देख सकते हैं। अभी भी अगर आप नहीं सोचते कि मुझे नहीं करना, तो आपकी इच्छा है, परंतु मैं कम से कम ये कहूंगा कि ये जानने की बहुत जरूरी है। अब देखिए, हम क्या बनकर रह गए, हम मात्र अंक दिलाने वाले बनकर रह गए। अब उसमें थोड़ा समझिए, 12 लाख बच्चे ने जेई का पेपर दिया, मुश्किल से इंजीनियरिंग की सीटें 1 लाख है, बाकी 11 लाख के ऊपर सबसे पहले तो हमने ठप्पा लगा दिया कि भाई तुम किसी काम के नहीं हो। फिर उसको साल ड्रॉप कराया, 2 साल ड्रॉप कराया, फिर कहीं कहीं चला गया, उसके बाद वो कहीं नहीं गया, मतलब अगर इंजीनियरिंग साइड में नहीं गया तो कहीं तो गया। अगर क्या ही अच्छा होता, उस बच्चे को पहले छांट दिया जाता तुम इस लायक नहीं। लेकिन कोई भी कोचिंग व्यवसाय वाला, कोई स्कूल वाला, कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि आपका बच्चा इस लाइन में नहीं जा सकता, हम इसे नहीं पढ़ाएंगे। कोई नहीं कहने की हिम्मत रखता। कौन रखता है बताइए ना। हम अपनी आत्मा को झकझोर करके देखें कि हमारे में इतने गिर गए हैं कि पैसे के लिए जो बच्चा जो पढ़ने है उसको पढ़ा दिया। कम से कम इतनी हिम्मत रखें। और ये साथ में ये बात जरूरी है, ये बात समाज को भी, माता पिता को भी समझ लीजिए कि मेरा बच्चा किस लायक है, मुझे उसके लिए क्या करवाना है। अपने आप हम धोस मार के करते रहे कि मुझे बच्चे को ये करवाना है, ये ठीक बात नहीं है। और दूसरी बात, जिन्होंने अंक प्राप्त कर ली, जो आईआईटी में चले गए, एम्स में चले गए, मेडिकल में चले गए, आईएएस में चले गए, क्या वो जीवन जी लिए? क्या आईआईटी के लोगों ने सुसाइड नहीं किया? क्या डॉक्टरी में लोग सुसाइड नहीं करते? डॉक्टर बनने के बाद सुसाइड नहीं करते? क्या आईएएस सुसाइड नहीं करता? तो पढ़ के आप जो बनाना चाहते हो, अगर वो व्यक्ति एक भी खुदकुशी नहीं करता, वो जीवन जीना सीख चुका होता, तो मैं मान लेता। लेकिन वो जीवन जीना फिर भी नहीं सीखा। ये आपको सोचना पड़ेगा। हमें व्यक्ति का कुछ भी कहिए आप, आध्यात्मिकता को छोड़ दीजिए कि मेरे मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष है या क्या है, वो छोड़िए, आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन कम से कम संसार में एक लक्ष्य सुख तो है ना। बिना किसी दूसरे को दुख दिए सुख लेना, इससे बड़ी क्या चीज है? आप इतना तो बच्चे को हम सिखा ही पाए, लेकिन उसके चरित्र में हम इतना भी नहीं ले पाए, क्योंकि कंपटीशन ने सिखाया कि मैं आगे तब बढ़ूंगा जब दूसरा नीचे गिरेगा। ये सामाजिक आवश्यकता है, हमारे पास हर बच्चे की जरूरत पूरी होनी चाहिए। ये मत समझिए हर कोई इंजीनियर बनना है, क्योंकि वैसे भी तो नहीं बनने वाले ना। तो जो बाद में बनने वाले, क्या होता है पहले ही बना दे उनको, उनके बारे में समझ करके। जो अंकों से सुख है वो सिर्फ क्षणिक सुख है और सापेक्ष है। मेरे को कब तक खुशी है? जिन लोगों के नंबर मेरे से कम आए उनको मेरे साथ बिठा दीजिए, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन जिस दिन मेरे से अधिक अंकों वाला आया, उस दिन मैं फिर दुखी, क्योंकि वो अंक मेरे फिर नहीं आए। तो इसका मतलब हर व्यक्ति जीवन में दुख को भोगने के लिए आया है क्या? हमारा बच्चा दुख को ही भोगेगा क्या? इस बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। कम से कम इस बारे में हम काम करें। और मैं कह रहा हूं, इसके लिए करने के लिए समाज को जोड़ना पड़ेगा, माता पिताओं को साथ जोड़ना पड़ेगा, विद्यालयों को साथ जोड़ना पड़ेगा। जहां तक बात प्रशासन से बदलने की है, कोई उम्मीद मत करें। दुनिया भर की, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आपको लगे एक सरकार दूसरी सरकार, भारत नहीं पूरे विश्व की सरकार है, विश्व को चलाने वाले लोग जानते हैं कि युवा पीढ़ी को बर्बाद किए बिना हमारा काम नहीं। वो बर्बाद किए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि बिना प्रशासनों की सहानुभूति के या उनके द्वारा किए गए कामों के बिना क्या नशा बिक सकता है? दुनिया में जितने इलीगल काम हो रहे हैं उनके हाथ में सब कुछ है, वो जानते बूझते चुप करे रहते हैं,
क्योंकि वो आपके युवाओं को बिगाड़ना उनका पहला धर्म है। क्योंकि अगर आपका युवा सजग हो गया तो उनसे प्रश्न पूछेगा तुम क्या कर रहे हो, इसलिए युवाओं को बिगाड़ना पहला धर्म है उनका। अब निरपेक्ष सुख प्राप्त करने की कला क्या है? अब कहीं पर ये सोचिए, ये कला तो हमने खुद नहीं सीखी, हमारे अपने आचरण में कमी रह गई है। हमने क्यों नहीं सीखी? क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमें नहीं सिखाया। फिर भी अभी समय है, हम अपने आप को टटोले, जाने कि सुख क्या है। मेरा सुख दूसरे से बड़ी गाड़ी में नहीं है। हाँ, अगर मुझे गाड़ी की आवश्यकता है तो गाड़ी मुझे चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि धन कमाना बुरा है, धन होना चाहिए। देखिए एक बात समझिए, क्या कोई निर्धन व्यक्ति सुखी रह सकता है? उत्तर होगा नहीं। क्या कोई बीमार व्यक्ति सुखी रह सकता है? उत्तर होगा नहीं। लेकिन क्या धनाढ्य सुखी रह सकता है? ये भी गारंटी नहीं। क्या स्वस्थ व्यक्ति सुखी रह सकता है? गारंटी ये भी नहीं। तो मतलब ये हुआ कि धन हुआ, स्वास्थ्य हुआ, इत्यादि ये सारी चीजें, प्रकृति हुआ, ये सब आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो पर्याप्तता किस में है? ये हम अपने बच्चों को सिखाने वाले बने, लेकिन वो सिखाएंगे तब जब हम इसको पहले खुद सीख पाएंगे। हर अभिभावक होना ये चाहिए, हर अभिभावक अपने आप में अध्यापक है, शिक्षक है, गुरु है। क्योंकि बच्चे का पहला गुरु तो माँ ही होती है, उसके बाद पिता का गुरु होता है। वो सब माता पिता ने छोड़ दिया ट्यूशनों के चक्कर में, और हमने अपना पैसे कमाने में उसको बर्बाद कर दिया। बात कड़वी है, लेकिन इस बात पर विचार करना चाहिए। क्योंकि देश को अगर बचाना है, नहीं बचाना तो ठीक है जी, मेरी जिंदगी खत्म हो रही है, 50 सालों बाद मेरा बेटा पैसा कमा ले, उसके पास 5-7 करोड़ आ जाए, इतना ही अगर लक्ष्य है तो आपकी चेतना का स्तर नीचे है। आपकी क्षमता की बात नहीं कर रहा हूं, चेतना का स्तर, कि मुझे अपने आप में एक इतना बड़ा गौरवान्वित होने के बाद, शिक्षक दिवस मनाने के बाद मैं इस बात पे दूं। हालांकि जाते आते एक बात और शिक्षक दिवस के विषय में बता दूं। ये शिक्षक दिवस जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ये आक्षेप है और ये आरोप है, और ये विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं या नेट पे स्टडी कर सकते हैं। उन्होंने अपने स्टूडेंट की ही, उन्होंने अपने विद्यार्थी जदुनाथ सिन्हा की रिसर्च लेकर के आगे अपना नाम लगा दिया था। इससे मेरा मतलब नहीं है वो ठीक किया गलत किया, आप शिक्षक दिवस मनाए न मनाए, कितनी इज्जत करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, वो आपकी मर्जी है। लेकिन सच्चाई जानने के लिए हम शांत बैठे हैं। हमको सिर्फ इतना है, मेरा बच्चा पढ़ जाए, उससे मुझे पैसा मिल जाए। कृपया करके कुछ सोचने का प्रयास करें। धन्यवाद।